बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सब ने दिवाली बहुत अच्छे से और धूमधाम से मनाई होगी। पढ़ेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई, मतलब ऐसा चैप्टर जो कक्षा 9th 10th 11th और 12th चारों क्लासों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इन चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों रदरफोर्ड मॉडल, बोर परमाणु मॉडल, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स, न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एक बार समझ में आ जाएं तो हमें क्लास 12th तक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया। इस एटॉमिक मॉडल को उन्होंने पल्म पुडिंग मॉडल नाम दिया। लेकिन इस एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी, जिसके कारण ये एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, वो जे थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल से सहमत नहीं हुए, जिसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम दिया और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स को लेड ब्लॉक यानी ग्लास कंटेनर में रखा गया है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल में 4 यूनिट मास और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे एक थिन गोल्ड फॉयल को रखा गया है, जिसकी थिकनेस लगभग 210 नैनोमीटर है। इस गोल्ड फॉयल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई है, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। गोल्ड फॉयल और रेडियो एक्टिव सोर्स के बीच में एक ग्लास स्लिट को रखा गया है, जिसकी मदद से अल्फा रे को स्ट्रेट और नैरो प्रोजेक्ट किया जा सकता है। अल्फा रे में जो अल्फा पार्टिकल्स है वो गोल्ड फॉयल से स्कैटर होते हैं और डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर एक ब्राइट फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट पास हो गए। Most of the fast-moving alpha particles passed straight through the gold foil. Second observation, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angle. Third observation, लगभग हर 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल गोल्ड फॉयल से टकरा के 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुआ। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स यानी निष्कर्ष निकाला, जो कि कुछ इस तरह है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के ही गोल्ड फॉयल से पास हो गए, जिससे ये पता चलता है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी स्पेस होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये पता चलता है कि एटम में
पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि बहुत छोटे वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होता है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुए, जिससे ये पता चलता है कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने इसे एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया और साथ ही इसके फीचर्स को एक्सप्लेन किया, जो कि कुछ इस तरह है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसे न्यूक्लियस कहते हैं और इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे एटम का कंप्लीट मास कॉन्सेंट्रेट रहता है। न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल को नील बोर ने 1915 में डिस्कवर किया। ये एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड था और उसी मॉडल को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया गया। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया। इस न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब वो स्टेबल नहीं होता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन करता है। एक्सेलरेशन करते टाइम इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करते हैं और एनर्जी लूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स लगातार एनर्जी लूज करते रहें तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा और कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल माना जाता, लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं। इसी कारण रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड मॉडल की इस कमी को दूर करने के लिए नील बोर ने 1915 में एक एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया, जिसे बोर मॉडल ऑफ एटम नाम दिया। बोर थ्योरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और साथ ही इसे एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं और हर एक ऑर्बिट के पास फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। बोर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी होती है। आइए अब जानते हैं बोर मॉडल के पॉस्टुलेट्स यानी शर्तों के बारे में। फर्स्ट पॉस्टुलेट, एक एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उस पाथ को ऑर्बिट या शेल कहते हैं और हर ऑर्बिट और शेल के पास अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। सेकंड पॉस्टुलेट, ऑर्बिट या शेल के पोजीशन को हम क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। थर्ड पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए एनर्जी गेन करते हैं और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए एनर्जी लूज करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट्स और हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। लो एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन इनर शेल में घूमते हैं, जबकि हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में घूमते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र होता है तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होती है। सिमिलरली, जब कोई इलेक्ट्रॉन रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी अब्जॉर्ब करता है
तब वह इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र होता है। इन दोनों प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है और ये अब्जॉर्ब होती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का पर्टिकुलर पैटर्न बनता है और इसी पैटर्न को एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा की मदद से एटम के बिहेवियर को समझा जा सकता है। साथ ही इसका यूज़ हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मेनली दो टाइप के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा, जब कोई एटम एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तब उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल में वापस आते हैं तब ये अब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को फोटॉन पार्टिकल्स की फॉर्म में यानी लाइट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। इस लाइट रेडिएशन से वेवलेंथ स्पेक्ट्रम बनता है जिसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जब एटम किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करते हैं। अब्जॉर्ब की गई लाइट का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटॉन्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एटम्स तीन फंडामेंटल्स पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। ये तीन पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल के नंबर डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। वही ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जब ये तीनों पार्टिकल्स के नंबर डिफरेंट होते हैं तब एटम्स के न्यू स्पीशीज बनते हैं। ये एटॉमिक स्पीशीज तीन टाइप की होती हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटॉन्स। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स वह एटम होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोटियम और ड्यूटेरियम। इन दोनों एटम्स में प्रोटॉन्स के नंबर सेम होते हैं जबकि न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होते हैं। इस वजह से इन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। आइसोबार्स, आइसोबार्स वह एटम होते हैं जिनका एटॉमिक वेट सेम होता है जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोबार्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तीनों के नंबर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का सम, जिसे हम एटॉमिक वेट कहते हैं, वह सेम होता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तीनों के नंबर्स डिफरेंट हैं लेकिन प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का सम यानी एटॉमिक वेट सेम है। आइसोबार्स में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट होती है। आइसोटॉन्स, आइसोटॉन्स वह एटम होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं और बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल के नंबर डिफरेंट या सेम हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन 16 और फ्लोरीन 17। इस एग्जाम्पल में ऑक्सीजन 16 और फ्लोरीन 17 में न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस चार्ज के कारण दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है जिसे हम कूलम्ब फोर्स कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के बारे में कहें तो इसमें प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। अब क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स के बीच रिपल्शन होने के बावजूद ये न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं।
प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बांधे रखने के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी काम करती है। यह बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस में एक ऐसी फोर्स फील्ड बनाती है जो प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होती है। यह फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को न्यूक्लियस में बांधे रखती है। इस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज में काम करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ कुछ फर्मी डिस्टेंस तक ही काम करती है। न्यूक्लियर फोर्स की वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कितनी होगी यह एग्जैक्टली पता कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस ग्राफ की मदद से हम कई चीज़ें जान सकते हैं। जैसे 10 फर्मी डिस्टेंस के बाद न्यूक्लियर फोर्स नेग्लिजिबल होता है। जब न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस कम किया जाता है तब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तेज़ी से बढ़ता है। जब न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तब न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स की तरह काम करता है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में एक साथ बंधे होते हैं। ये न्यूक्लियॉन्स एक शॉर्ट रेंज इंटरैक्टिव फोर्स के साथ बंधे होते हैं जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। अब अगर हम न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करना चाहें तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायर्ड एनर्जी वैल्यू इतनी होनी चाहिए जिससे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को इतने डिस्टेंस पर सेपरेट किया जा सके जिस पे उनके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न हो। इस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। साधारण शब्दों में कहे तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वह एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस में एक साथ बांधे रखती है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को आइंस्टाइन की थ्योरी मास एनर्जी एक्विवैलेंस पर एक्सप्लेन किया गया है। इस थ्योरी में यह पाया गया कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वह प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के सम से थोड़ा कम होता है। इसे मास डिफेक्ट भी कहा जाता है। इस थ्योरी में यह पाया गया कि जो मास डिफेक्ट हुआ है वो मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी जानते हैं।